थैंक यू वेरी मच रोहन जी, थैंक यू। आई थिंक मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, आई एम नॉट मिस्टेकन। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद ग्राफिटी वाला द कॉमेडी शो के लिए, नवनीत जी का, संतोष जी का, एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्वाति जी, आभा जी, एंड थैंक यू डॉक्टर रोहन फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी इन सच अ विटी मैनर। सो आज कुछ समय मिला है, उसमें कुछ कहानियाँ और कुछ कविताएं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँगा। शॉर्ट स्टोरीज़ लिखता हूँ, जो जैसा कि बताया गया है कि फुल टाइम एक कार्यरत हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा शौक़ हैं लिखने के, थोड़ा बहुत पढ़ने के, बहुत सारी पिक्चर्स देखने के, और थोड़ा बहुत अच्छा खाना खाने के। तो ये चेस, उसके अलावा या घूमना फिरना, कुछ 2-3 अलग शौक़ हैं। शुरू कर रहा हूँ एक कविता से। मेरी कोई भी कविता या कहानी 1 या 2 पन्नों से ज़्यादा नहीं होती है, तो मुझे लगता है कि कुछ कहने के लिए ज़्यादा शब्द ज़रूरी नहीं होते हैं, भाव ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू कर रहा हूँ एक छोटी सी कहानी से। कहानी का शीर्षक है बचपन। हम सबके बचपन की इसमें एक छवि है, और ये एक असल ज़िंदगी के किस्से पर आधारित है। एक टीचर का फर्स्ट क्लास में पहला दिन किस तरह से बीतता है, उस पे ये लिखी गई है। कहानी कुछ इस तरह से। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रतिभा ने प्रथम कक्षा में अध्यापिका नियुक्त होने के पहले दिन पर कमरे में दाखिल होते हुए कहा। बच्चों की संगीत में गुड मॉर्निंग टीचर उसके उत्साह और मुस्कान को और बढ़ा गई। उसने शुरुआत में बच्चों को उनकी पाठ्य पुस्तक से एक पाठ कराया और फिर उनसे एक छोटे से प्रश्न का जवाब लिखने को कहा। विद्यार्थी एक एक करके उसके पास आ रहे थे और वो उनके जवाब चेक करती जा रही थी। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर मैम, एक बच्चे ने उससे पूछा। क्योंकि वो विद्यार्थी अपना काम दिखा चुका था, प्रतिभा ने उसे स्वीकृति दे दी। उस बच्चे के जाने की कुछ देर बाद ही एक दूसरे विद्यार्थी ने बाथरूम जाने की आज्ञा मांगी। प्रतिभा ने ना चाहते हुए भी हाँ में सिर हिला दिया। अभी उन दोनों में से कोई भी वापस नहीं आया था कि जब प्रतिभा ने तीसरे विद्यार्थी की बाहर जाने की गुहार सुनी तो वो गुस्से से बोली, सारी की सारी क्लास एक साथ ही चले जाओ। उसकी ये बात सुनकर और उसके भावों को बिना समझे सब बच्चों ने बड़ी मासूमियत से अपनी किताबें कॉपियाँ बंद की और बाहर जाने लगे। हतप्रभ सी प्रतिभा अपनी कुर्सी से लगभग दौड़ के उठी और दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, अच्छा, अब सब अपनी जगह पर बैठ जाओ। जो बच्चे गए हैं जब वो आ जाएंगे तो एक एक करके जाना। किसी रोबोट की भांति सारे बच्चों को अपनी जगह पर जाते हुए देखकर प्रतिभा ने एक चैन की सांस ली और सोचा, ऐसा ही तो होता है बचपन। न लाग, न लपेट, न दंभ, न क्रोध, जिसने जैसा कहा वैसा कर दिया। शायद हम बड़े लोगों की समझदारी इन्हें एक अलग दिशा में धकेल देती है। ये पहली कहानी थी, शॉर्ट स्टोरी। दूसरी कहानी हमारी ज़िंदगी का एक अलग रुख दर्शाती है। कहानी का शीर्षक है रिटायरमेंट। कहानी कुछ इस तरह से है। 9247। मैंने कैब में बैठते ही नंबर बताया और ड्राइवर के कोड डालकर गाड़ी चलने का इंतज़ार करने लगा। साहब, अगर आपको IIT गेट की तरफ ना जाना होता तो आज मैं गाड़ी खाली लेके वापस जाता। ऊपर वाले ने आपकी कॉल मुझ तक पहुंचा दी। ड्राइवर ने कैब स्टार्ट करते हुए मुझसे कहा। वो करीब 50-55 साल का व्यक्ति रहा होगा, लगभग मेरी ही उम्र का। ऐसा क्यों भाई? मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। हफ्ते में 5 दिन दिल्ली के घर और नोएडा के ऑफिस का मेरा सफ़र इसी तरह कटता था, जहां ज़्यादातर लोग अपनी बुक की हुई कैब में बैठकर म्यूज़िक सुनते होंगे या सेल फोन में खो जाते होंगे।
वहीं मैं अपने 1 घंटे के साथी से बातें करता था और कई बार ये सोच के ताज्जुब करता था कि किस तरह हम दोनों की परिस्थितियाँ अलग होने के बावजूद हमारे जीवन में कितनी समानताएं हैं। साहब, मैं गुड़गांव की एक कंपनी में गाड़ी चलाता था। उसने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा, मेरा और मेरी बीवी का एक ही सपना था कि हमारा बेटा अच्छा निकल जाए। बच्चे ने भी बहुत मेहनत की साहब, और 5 साल पहले उसकी फरीदाबाद की एक कंपनी में नौकरी लग गई। पिछले साल वो मैनेजर बन गया। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी बधाई मुस्कुराकर स्वीकार करते हुए वो बोला, थैंक यू साहब जी। जिस दिन उसको प्रमोशन मिला उस दिन उसने ज़िद पकड़ ली कि पापा आज से आप गाड़ी नहीं चलाया करोगे। आपने बहुत काम कर लिया, घर चलाना अब मेरी जिम्मेदारी है, आप बैठो और आराम करो। मैंने बहुत समझाया कि जिस दिन मुझे दिक्कत होगी उस दिन मैं खुद गाड़ी चलाना छोड़ दूंगा, लेकिन उसने मेरी एक न मानी। मेरी बीवी ने भी उसी का साथ दिया और 8-10 महीने पहले मैंने रिटायरमेंट ले लिया। फिर मैंने उत्सुकता से पूछा, साहब जी पूछो मत। उसने जवाब देना शुरू किया, तीर्थ यात्रा, भजन सत्संग, प्रभात फेरी, दोस्तों रिश्तेदारों से मिलना, सब करके देख लिया, लेकिन वक्त कटता ही नहीं था। घर पर बैठे बैठे मैं और चिड़चिड़ा हो गया था। कभी बीवी को कोसता, कभी पड़ोस के बच्चों को डांटता। मैं उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था और अपनी कॉलोनी के कुछ लोगों का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। शायद उनके जीवन का खालीपन ही उनका और उनके पड़ोसियों की त्रासदी का कारण था। फिर साहब मैंने एक प्लान बनाया। मेरे विचारों से अनभिज्ञ वो अपनी आप बीती सुनाता जा रहा था। मैंने अपनी बीवी से कहा, देख, अगर मैं घर पे और खाली बैठा तो पागल हो जाऊंगा। अगर हमारा बेटा चाहता है कि गाड़ी न चलाऊं तो उसको ये पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो मुझे उसी दिन समझ पाएगा जब वो रिटायर होके घर बैठेगा, और इतना टाइम मेरे पास है नहीं। इसलिए मैंने ऐप फ़ोन पे डाउनलोड कर लिया है। वो सुबह 7 बजे घर से निकलता है और रात को 10 बजे लौटता है। मैं 9 बजे जाया करूँगा और 8 बजे तक वापस आ जाया करूँगा। साहब जी, मेरी किचकिच से वो भी उब गई थी, इसलिए फ़ौरन मान गई। उसने हंसते हुए अपनी बात पूरी की, और जब आपके बेटे को पता चलेगा तो? मैंने कुछ सोचते हुए पूछा। साहब, पिछले 6 महीने से तो पता नहीं चला, लेकिन अगर पता चल भी गया तो मैं गाड़ी चलाना नहीं छोड़ूंगा। ज़िंदगी में इसके अलावा कुछ आता ही नहीं साहब, और घर पे खाली नहीं बैठा जाता। उसकी बातें सुनकर मैंने चलती हुई गाड़ी के शीशे से बाहर देखा और अपनी लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ गईं। कुछ शौक पाल लीजिए, ज़िंदगी हंस के कट जाएगी। ये काम धंधे की धूप एक दिन छट जाएगी। जीवन संध्या में जब आप होंगे उदास, ये शौक जगाएंगे जीने की नई आस। जो अब तक मैंने 2 कहानियाँ सुनाई, वो इस बात को दर्शाती हैं कि किस तरह से अगर हम अपने मन की बात दूसरे से कह दें तो हमारी काफ़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन कई बार हम कह नहीं पाते हैं, कई बार झिझक में, कुछ बार गुस्से में। तो एक कविता लिखी है, उसकी कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं। कविता के शीर्षक है दिल की किताब। दिल की किताब मेरे सामने खोल दो, दिल की किताब मेरे सामने खोल दो, अच्छा बुरा खोटा खरा सब अभी बोल दो। शब्दों पे न लगाओ बांध, अक्षर धारा का मुख मोड़ दो। कहो जो महसूस करते हो, विचारों पे लगा ताला तुम तोड़ दो। दिल की किताब मेरे सामने खोल दो, अच्छा बुरा खोटा खरा सब अभी बोल दो। जिंदा हूँ मैं आज पर मौन हो तुम, जिंदा हूँ मैं आज पर मौन हो तुम। मत याद करना जब हो जाऊं मैं गुम। जो कुछ सोचते हो मुंह पर ही बोल दो। दिल की किताब मेरे सामने खोल दो, अच्छा बुरा खोटा खरा सब अभी बोल दो। जीवन की देखिए अजब रीत। अगली 2 पंक्तियां एक संदर्भ पे आधारित हैं। मेरे स्कूल की एक सहपाठिनी रही हैं अनुपमा जी,
आज वो एक कवियत्री हैं। तो कुछ वर्ष पहले एक सुपरस्टार की मृत्यु हो गई थी और दूसरे सुपरस्टार ने उसको याद करते हुए कहा था, वो ही वॉज सच अ गुड फ्रेंड, ही वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड, वी हैड सच गुड टाइम, ही वॉज अ वंडरफुल पर्सन। तो उस संदर्भ में उन्होंने व्हाट्सएप पे लिखा कि हम सब मृत पूजक हैं। जब व्यक्ति ज़िंदा होता है तो हम उसकी कोई तारीफ़ नहीं करते, शायद उसके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, लेकिन वो चला जाता है तो उसकी तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं। तो एक शब्द मृत पूजक उससे लिया है और आगे लिखा है, जीवन की देखिए अजब रीत, प्रस्थान के उपरांत बढ़ जाती है प्रीत। जीवन की देखिए अजब रीत, प्रस्थान के उपरांत बढ़ जाती है प्रीत। मृत पूजक न बन, हृदय द्वार तनिक खोल दो, दिल की किताब मेरे सामने खोल दो, अच्छा बुरा खोटा खरा सब अभी बोल दो। अगली 4 पंक्तियाँ कहानी का एक दूसरा रुख प्रस्तुत करती हैं। आशा करता हूँ कई बार आपको भी ऐसा लगता होगा और आपको अच्छी लगेंगी। कहोगे जो तुम तो चुप तो मैं भी नहीं रहूँगा, कहोगे जो तुम तो चुप तो मैं भी नहीं रहूँगा, 10-12 सुनूँगा तो 2-4 कह भी दूँगा। शब्दों को तराजू में न तोल, शब्दों को तराजू में न तोल, धारा प्रवाह बोल दो, दिल की किताब मेरे सामने खोल दो, अच्छा बुरा खोटा खरा सब अभी बोल दो। एक और कविता है, इसको प्रस्तुत करने से पहले पूछना चाहूँगा, आप में से कितने लोग नौकरी पेशा हैं, कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं? ओके। और कितने लोग विद्यार्थी हैं? विद्यार्थी होने के बाद आप लोग नौकरी करना चाहेंगे या अपना कुछ शुरू करना चाहेंगे? कोई बता सकता है कितने लोग नौकरी करना चाहेंगे? ओके, फाइन। सो एक नौकरी पेशा की तरफ से ये कविता लिखी गई है। कविता के शीर्षक है लाला की नौकरी। शायद थोड़ा बहुत सीरियसनेस हो तो कॉमेडी तो इसमें नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जो लोग नौकरी करते हैं वो उससे ज़रूर रिलेट कर पाएंगे। रोज़ रात को सोते समय मुझे एक ख्याल आता है, रोज़ रात को सोते समय मुझे एक ख्याल आता है, तू क्यों इस नौकरी में पड़ा है, क्या पहाड़ तोड़ के लाता है। क्या ज़रूरत है रोज़ यूँ घुटने की, क्या दरकार है इस तरह पिटने की। ख़त्म कर सारी तकलीफ़ें, तोड़ डाल सारी बंदिशें, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, किसी तरह काम चल ही जाएगा। जब तू उस लाला की कंपनी चला सकता है तो क्या अपना और अपनों का पेट नहीं पाल सकता है। उसने भी तो पकौड़े बेच के की थी शुरुआत, उसके पास भी तो नहीं थी कोई जायदाद। उसका सहारा तो थी सिर्फ मेहनत और किस्मत, पर तेरे पास है तजुर्बा, दिमाग और काबिलियत। उसने तो अपनी गलतियों से सबक था सीखा, तू उसकी खाई ठोकरों से निकाल चलने का नया तरीका। क्यों नहीं तू खुद अपना मालिक बनता, क्यों ना तुझे कोई किसी गिनती में गिनता। कब तक तू किसी की चाकरी करेगा, कभी तो अपनी किस्मत खुद ही गढ़ेगा। इन्हीं ख्यालों में डूबा मैं नींद में खो जाता हूँ, सुबह उठकर रात के बारे में सोचता हूँ, पर डर जाता हूँ। अगर असफल रहा तो घर बार कैसे चलेगा, कुछ ना हुआ तो कोई क्या कहेगा। बड़ी हेकड़ी झाड़ता था, नौकरी को लात मारता था, आज बैठा है मुंह लटकाए, सारे हौसले धरा पे उतर आए। कम से कम आज एक नौकरी तो पक्की है, क्या हुआ नहीं अगर मन की है। अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीता यहाँ कौन है, घुटन सबके मन में है, पर होठों पे तो मौन है। चल कुछ वक्त ऐसे ही चला ले, ज़िंदगी बीत जाएगी ऐसे ही बिता ले। ये महीना बीता तो तनख्वाह मिलेगी, अपने काम में ज़िंदगी कैसे कटेगी। अपने आप को समेटकर एक बार मैं फिर उठ जाता हूँ, चेहरे पे नया विश्वास लिए लाला के ऑफिस पहुँच जाता हूँ। पूरा दिन निकल जाता है उसकी परेशानियाँ सुलझाने में, शाम को लगता है ज़िंदगी बुझ गई
उसके घर का दिया जलाने में। घर पहुंचकर कुछ घंटों की ज़िंदगी परिवार के साथ बिताता हूँ और रात को सोते समय फिर उसी ख्याल में खो जाता हूँ। रोज़ रात को सोते समय मुझे एक ख्याल आता है, तू क्यों इस नौकरी में पड़ा है, क्या पहाड़ तोड़ के लाता है। मेरे ख्याल से मुझे 15-20 मिनट का टाइम दिया गया था, वो पूरा होने वाला है। तो एक थोड़ा मोटिवेशनल या बढ़ावा देने वाली कविता है। कुछ वर्ष पहले रणवीर सिंह जी ने गाना गाया था, अपना टाइम आएगा। मेरे विचार उससे थोड़े से अलग हैं। महफिल में भरा पैमाना बढ़ के उठाया जाता है, महफिल में भरा पैमाना बढ़ के उठाया जाता है, अपना टाइम आता नहीं लाया जाता है। महफिल में भरा पैमाना बढ़ के उठाया जाता है, अपना टाइम आता नहीं लाया जाता है। वो और होंगे जिन्हें रहता है समय का इंतज़ार, वो और होंगे जिन्हें रहता है समय का इंतज़ार, हमारे लिए वक्त को वक्त से पहले बुलाया जाता है, अपना टाइम आता नहीं लाया जाता है। कविता बहुत लंबी है लेकिन मेरे पास शायद वक्त उतना नहीं है, तो एक आखिरी 2 रचनाएं। एक, आजकल दिवाली का माहौल है, तो पिछले हफ्ते एक बुक फेयर में मैं गया था, उससे पहले चंद पंक्तियां लिखी थी। दिवाली के लिए हम सब अलग अलग त्यौहार पे उपहार देते हैं, मिठाई, मेवा, तो एक उसके लिए आइडिया आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस दिवाली कुछ नया कर जाएं, इस दिवाली कुछ नया कर जाएं, ये पन्ने पलट कर दिवाली मनाएं। कहीं किसी की ज़िंदगी में झांकें तो बताकर किसी को ज़रा गुदगुदाएं। इस दिवाली कुछ नया कर जाएं, ये पन्ने पलट कर दिवाली मनाएं। बीते दिनों के झुरमुट में जाकर, बीते दिनों के झुरमुट में जाकर उन चंद यादों का स्वाद चखाएं। इस दिवाली कुछ नया कर जाएं, ये पन्ने पलट कर दिवाली मनाएं। मिठाई पटाखों की पल भर की खुशियाँ, मिठाई पटाखों की पल भर की खुशियाँ एक किताब को लाकर घर सदा जगमगाएं। इस दिवाली कुछ नया कर जाएं, ये पन्ने पलट कर दिवाली मनाएं। शहर में लगा है कहानियों का मेला, शहर में लगा है कहानियों का मेला, चलो इस मेले में ज़रा घूम आएं। इस दिवाली कुछ नया कर जाएं, ये पन्ने पलट कर दिवाली मनाएं। तो आशा करता हूँ कि इस दिवाली आप कोई पुस्तक या किताब किसी को गिफ्ट करके अपनी दिवाली मनाएंगे। करीब 2-3 साल पहले मैंने और मेरी श्रीमती जी, श्रीमती प्रीति साय ने एक कहानियों की किताब लिखी है, चंदोसी जंक्शन। 25 कहानियाँ हैं इसमें। जैसा कि कहा गया है, भारत के 1942 से 1982 के बीच में, तो उस वक्त की कहानियाँ हैं और ये 40+ एज ग्रुप में बहुत पॉपुलर है, क्योंकि उन लोगों को ये उस वक्त की याद दिलाती हैं जो उन्होंने जिया है। और दूसरे ये 8 से 15 साल के उम्र की जो लोग हैं उनमें बड़ी पॉपुलर है कि उनके लिए ये फेरी टेल है, उन्हें ऐसा समय कभी देखा ही नहीं। तो कहानियों का सार मैं कुछ पंक्तियों में बता रहा हूँ। ये कहानियाँ क्या हैं? छोटे शहर की वो तंग गलियाँ, पेड़ों की छाँव और ताल तलैयाँ। छोटे शहर की वो तंग गलियाँ, पेड़ों की छाँव और ताल तलैयाँ, नरम घास पे गर्म धूप सेंकना, बुने ख्वाबों को पूरा होते देखना, देहरी त्याग के जाना सात समंदर पार, या अपनों के लिए लौट आना हर बार। गोधुली में लौटती गैयों का रंभाना, तंगी में भी संतोष की दौलत कमाना, माटी की भीनी खुशबू महकाए जो मन, बीते युग की याद दिलाए चंदोसी जंक्शन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।